Good morning, friends. How are you? Today I'll be again started civics class 9th. Okay. पहले इससे पिछले वाले क्लास में हमने जो बताया था, अर्थात लोकतंत्र के विभिन्न चरणों को जो बताया था, उसके बाद में उसके आगे आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो टॉपिक है आज का। ठीक है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था पोलैंड में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इन पोलैंड, चिले, ये सभी के बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद का जो आगे है, जो कुछ देश, कुछ राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के अधीन बने रहे, उसके अंदर रहे, उपनिवेश रहे, उसको कैसे खत्म किया गया, वही टॉपिक आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। ये चैप्टर वही है, फर्स्ट चैप्टर का है, डेमोक्रेसी इन द कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड। ठीक है। समकालीन विश्व में किस प्रकार लोकतांत्रिक लाई गई, उसके बारे में ही बताया जा रहा है। और उसका जो आज का टॉपिक है वह है एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म, अर्थात उपनिवेशवाद का किस प्रकार अंत हुआ। ठीक है। उपनिवेशवाद का किस प्रकार अंत हुआ, वही आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो उससे पहले कैसे अंत हुआ, उससे पहले हम आपको कुछ बताते हैं कि काफी लंबे समय तक एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश जो था वह किसके, यूरोपीय राष्ट्र के उपनिवेश, अर्थात यूरोप राष्ट्र ने क्या किया था, एशिया और अफ्रीका पर आक्रमण करके वहां पर अपना अधिकार जमा लिया। तो एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश यूरोप राष्ट्र के अधीन चले गए, उसके उपनिवेश बन गए। जब उसके उपनिवेश बने तो उन सारे देशों ने जो देश उपनिवेश बना था, वे सारे देश उस समय परतंत्र हो गए थे, अर्थात गुलाम हो गए थे। उन्होंने अपनी आजादी पाने के लिए बहुत सारा संघर्ष किया, बहुत सारी लड़ाइयां भी लड़ी, बहुत सारा संघर्ष किया। उसके अलावा यह लड़ाई सिर्फ औपनिवेशिक से आजादी पाने के लिए, वहां के शासनों से आजादी पाने के लिए नहीं था। यह जो लड़ाई है वह सिर्फ आजादी पाने के लिए नहीं था। आजादी पाने से क्या होगा, अगर हम अपना वहां लोकतांत्रिक स्थापित नहीं करेंगे तो फिर वह आजादी किसी काम की नहीं रह जाएगी। हम आजादी पा लेंगे लेकिन पुनः वह आकर हम पर अधिकार जमा लेगा। तो इसी प्रकार यह लड़ाई चलते रहेगी, हम आजाद होंगे, वह आकर हम पर अधिकार जमाएंगे। तो यह सिर्फ लड़ाई आजादी पाने के लिए नहीं, इसके अलावा भविष्य में अपना नेता खुद चुनने के लिए भी था। वही चीज यहां पर हमने लिखा है, देख लीजिए। फॉर ए लॉन्ग टाइम मोस्ट कंट्री इन एशिया एंड अफ्रीका वेयर कॉलोनीज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूरोपियन नेशन। अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे देश, अधिकांश देश यूरोपियन राष्ट्र के अधीन बने रहे, उपनिवेश रहे। उन्होंने उसके बाद पीपुल ऑफ द कॉलोनीज कंट्री हैड टू वेज स्ट्रगल टू अचीव इंडिपेंडेंस। वे अपनी आजादी पाने के लिए काफी संघर्ष किया उन्होंने। कौन? अफ्रीका और एशिया के जो देश परतंत्र हुए थे, उस समय गुलाम बन गए थे। उसके बाद यही जो अभी हमने बताया, यह लड़ाई सिर्फ आजादी पाने के लिए नहीं, इसके अलावा दे नॉट ओनली वांटेड टू गेट रीड ऑफ देयर कॉलोनीज मास्टर बट आल्सो विश टू चूज देयर फ्यूचर लीडर। भविष्य में वह अपना नेता स्वयं चुनना चाहते थे। इसके लिए यह लड़ाई लड़ी गई। आजादी के लिए तो लड़ी ही गई, लेकिन इसी के लिए यह लड़ाई लड़ी कि भविष्य में वो अपना नेता खुद से चुन सके। तो हम लोग ये समझे कि लड़ाई किस लिए लड़ी गई थी। उसके अलावा भी कहता है कि आवर कंट्री वाज वन ऑफ द फ्यू कॉलोनीज वेयर पीपुल कैरीड ए नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू लिबरेट द कंट्री फ्रॉम द कॉलोनीज रूल। अर्थात हमारा जो देश था, अर्थात यह भारत, ठीक है, हमारा जो देश था वह एक ऐसा देश था जो जितने भी क्या कहते हैं वह परतंत्र देश था, उसमें से जो एक यह हमारा जो देश था जहां लोगों ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाने के लिए नेशनल क्या किया, राष्ट्रीय संघर्ष किया, नेशनल स्ट्रगल किया, उन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष किया। ठीक है, ये था। तो अब हम लोग समझे ये इस बात को कि यह उपनिवेशवाद का अंत जो किया वो उसका आरंभ कैसे हुआ। ठीक है। तो सबसे पहले इन सभी ने लड़ाई आरंभ की। लड़ाई आरंभ करने के बाद
ठीक है। मैनी ऑफ दोज कंट्री बिकम डेमोक्रेसी इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1945। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1945 में। जब ये समाप्त हुआ 1945 में, जब समाप्त हुआ था, तो इसके बाद जो कुछ देश थे, अधिकांश जो देश थे, वह इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुरंत उस जगह पर लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे। उसी जगह पर उधर विश्व युद्ध खत्म हुआ और वहां के जो परतंत्र देश थे वे क्या चाहते थे कि यहाँ पर अब लोकतंत्र स्थापित हो जाए। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1939 में, 1939 में यह शुरू हुआ था, ठीक है, और 1945 में यह खत्म हुआ था, ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध, ठीक है ना। ये पॉइंट नोट कर सकते हैं आप लोग। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था और 1945 में क्या हुआ था? खत्म हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद जो आगे है क्या हुआ था इसके अलावा वह देख लीजिए। जो तो उसके बाद जो हुआ तो इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस इन 1947। भारत को आजादी कब मिली? 1947 में हासिल की। भारत ने आजादी कब हासिल किया? 1947 में। और उसके एंड एम्बर्ग इन द जर्नी टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ फॉर सब्जेक्ट कंट्री टू ए डेमोक्रेसी। और आजादी पाने के बाद वह लोकतांत्रिक होने की राह पर, लोकतांत्रिक बनने की राह पर वह चल पड़ा। धीरे धीरे वहां लोकतांत्रिक स्थापित होता चला गया। उसके बाद इट कंटिन्यूज टू बी ए डेमोक्रेसी। और वहां पर लगातार, और अभी तक हम क्या, भारत अभी भी लोकतांत्रिक देश है। उस समय से जो स्टार्ट हुआ अभी तक लगातार भारत लोकतांत्रिक देश बना हुआ है और शायद आगे भी बना ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद मोस्ट फॉर्मर कॉलोनीज डिड नॉट हैव सच ए गुड एक्सपीरियंस। इसके अलावा और जो देश थे, आज तक जितने भी देश थे वहां पर, वह सभी क्या हुआ? उपनिवेश बने रहे, ठीक है। और क्यों? क्योंकि उनका जो उस समय का अनुभव था वह कुछ अच्छा नहीं था, जिसके कारण उन्होंने लोकतंत्र हासिल नहीं किया। अभी तक वह उपनिवेश ही, अर्थात उसके अधीन, किसके? यूरोपीय राष्ट्र के अधीन ही बने रहे, ठीक है। उसके अलावा अब उसी में हम देख लेते हैं एक ऐसा देश है घाना, ठीक है, यह अफ्रीका में है, ठीक है। दिस केस ऑफ घाना, ए कंट्री इन वेस्टर्न अफ्रीका, जो अफ्रीका में ही पाया जाता है, पश्चिमी अफ्रीका में, ठीक है, पश्चिमी अफ्रीका में ही है। इलिटरेट द मोर कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ फॉर्मर कॉलोनीज, ठीक है। घाना एक ऐसा देश है जिसका उदाहरण हम ले सकते हैं कि उनका जो अनुभव था वह सामान्य अदर देशों से, अदर कंट्रियों से काफी अच्छा अनुभव था, जिसके कारण क्या हुआ? ब्रिटिश से, घाना ही एक ऐसा पहला देश अफ्रीका का कंट्री है जिसे सबसे पहले आजादी मिली। वह आजादी कब मिली? 1957 में। अफ्रीका का कह रहा हूं, ठीक है, अफ्रीका का घाना ही एक ऐसा देश है जिसे सबसे पहले आजादी मिली। कब? इट बिकम इंडिपेंडेंट इन 1957, ठीक है, 1957 में इसको आजादी मिली। उसके बाद इट वाज अमॉन्ग द फर्स्ट कंट्री इन अफ्रीका टू गेन इंडिपेंडेंस। घाना एक ऐसा देश था, अफ्रीका का सबसे पहला कंट्री था जो सबसे पहले आजाद हुआ। क्या हुआ? सबसे पहले आजाद हुआ। इट इंस्पायर्ड अदर अफ्रीकन कंट्रीज टू स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इससे प्रेरणा लेकर, या हम यह कह सकते हैं और भी अफ्रीका के अधिकांश देशों ने आजादी के लिए जो संघर्ष किया उससे इनको प्रेरणा मिली। किसे? इस घाना देश से, ठीक है, घाना देश से सभी देशों को प्रेरणा मिली कि हम भी संघर्ष करें, हम भी राष्ट्रीय संघर्ष करें ताकि हमें भी इन यूरोपियन कंट्री से, इन उपनिवेशवाद से हमें भी छुटकारा मिले। यह सभी सिर्फ आजादी के लिए नहीं बल्कि यह सभी जितने भी देश है, यह अफ्रीका, घाना, अदर जो भी कंट्री है,
यह सभी लड़ाई लड़े, आजादी के लिए तो लड़े ही लड़े, साथ में हमने बताया भविष्य में अपना नेता, अपना लीडर स्वयं चुनने के लिए इन्होंने अपनी आजादी लड़ी। और अधिकांश देश इससे क्या हुए, आजाद भी हुए, और कुछ देश उस समय तक भी यूरोपियन उपनिवेश के अंदर ही रहे। ठीक है, अब जब घाना प्रदेश, ये जो घाना देश है वह जो आजाद हो गया, इसके बाद जो है और भी सारे जो देश है उसकी आजादी के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया वह भी मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, जो घाना देश आजाद हुआ उसके लिए भी लड़ाई लड़ने वाला एक व्यक्ति था, वामे एनक्रुमा। वामे एनक्रुमा, ठीक है, जिन्होंने आजादी के लिए वहां पर, वह कौन था, वह वामे एनक्रुमा, वह एक सोनार पुत्र जो पहले शिक्षक भी रहे थे, सोनार पुत्र था वह जो पहले शिक्षक भी रह चुके थे। उन्होंने इस प्रदेश को आजादी दिलाने के लिए, उस आजादी की लड़ाई में, संघर्ष में अपनी काफी भूमिका निभाई, ठीक है। उसी आजादी के बाद वामे एनक्रुमा जो है वो जो थे पहले प्रधानमंत्री वहां के, कहां के, घाना के पहले प्रधानमंत्री कौन, वामे एनक्रुमा। और बाद में वह फिर पहले यह क्या बने, पहले यह बने पीएम अर्थात प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बने, और बाद में यही वामे एनक्रुमा वह क्या बन गए, प्रेसिडेंट वहां का बन गए। क्या बन गए, वहां का प्रेसिडेंट बन गए जब आजाद हुआ, ठीक है। ये वामे एनक्रुमा जो थे यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के काफी अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन यह उनके नक्शे कदम पर नहीं चल सके। कौन, वामे एनक्रुमा जो है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के अच्छे, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों काफी अच्छे मित्र थे, लेकिन यह वामे एनक्रुमा इनके नक्शे कदम पर नहीं चलते थे, नहीं चले, चलना भी नहीं चाहते थे, ये बात थी, ठीक है। और जो नेहरू तो उनके मित्र थे, और उसके साथ साथ अफ्रीका में लोकतंत्रवादियों के लिए वह काफी प्रेरणा पुरुष थे। अफ्रीका में लोकतंत्रवादियों के लिए काफी प्रेरणा पुरुष थे, प्रेरणादायक पुरुष थे। कौन, दोनों, वामे एनक्रुमा और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, काफी प्रेरणादायक पुरुष थे, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया ना कि वह वामे एनक्रुमा जो थे वह उनके नक्शे कदम पर नहीं चल रहे थे, नहीं चलना भी नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने आप को, कौन, वामे एनक्रुमा ने अपने आप को आजीवन वहां का राष्ट्रपति चुनवा लिया, खुद को आजीवन, अर्थात जब तक वह जीवित रहेंगे वही कहां के, घाना के राष्ट्रपति बने रहेंगे। कौन, वामे एनक्रुमा, ठीक है। लेकिन थोड़े ही समय बाद, कुछ ही समय बाद 1966 में सैनिक तख्तापलट हुआ। 1966 में सैनिक तख्तापलट हुआ, जिसमें क्या हुआ कि घाना देश जो है वहां के जो राष्ट्रपति थे उनको हटा दिया गया, पलट दिया। उसके बाद घाना के तरह और भी जो अधिकांश अफ्रीकी देश का जो रिकॉर्ड था, जो भी अनुभव था उस समय अफ्रीका में, वह सारे कमोवेश इसी तरह का अधिक ज्यादा होता रहा, आजादी मिलती रही, ऐसा ही होता रहा। उसके बाद वहां पर क्या हुआ कि जो आजादी मिली, जो देश ने आजादी के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया था, जो देश आजादी के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया था, वह व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चल पाया, वह लोकतंत्र ज्यादा समय तक नहीं चल पाया, ठीक है। और जब नहीं चल पाया, उस समय का हाल और दौर क्या था, उस समय का हाल और दौर क्या था, जो लोकतंत्र की दिशा में जो जितनी तेजी से कदम बढ़ा रहे थे, वहीं पर एक अमेरिका, लातिनी अमेरिका जो लोकतंत्र के लिए काफी तेजी से अपना कदम बढ़ाते चले जा रहा था, ठीक है।
उन्होंने, उस देश ने क्या किया कि अमेरिका में अनेक देशों ने लोकतंत्र व्यवस्था की बहाली के साथ साथ कब शुरू किया? 1980, 1980। कौन? लातिनी अमेरिका, लातिनी अमेरिका 1980 के बाद, 1980 के बाद शुरू हुआ। ठीक है, जब 1990 अर्थात 1990 का दशक आया, जब 1990 का दशक आया, तब वहां पर सोवियत संघ का बिखराव के साथ यह प्रक्रिया जो है और तेजी से बढ़ती, 1990 में ही, 1990 के दशक में सोवियत संघ का बिखराव, ठीक है। इसके साथ साथ यह 1980 और 90, इस दोनों के बीच में, 90 में तो ये हो गया सोवियत संघ का बिखराव, और उसके साथ साथ वह लोकतांत्रिक की प्रक्रिया भी आगे चलती रही। ठीक है, जो पोलैंड वाली कथा हमने पढ़ा था, इस कहानी से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड है, जो पोलैंड वाले कथा हमने पढ़ा था, उससे हमने यह जाना कि सोवियत संघ का अपना जो पड़ोसी पूर्वीय यूरोपीय जो था, उसे साम्यवादी देशों पर नियंत्रण था। ठीक है, पूर्वी यूरोपीय साम्यवादी जो था, उसके अन्य सभी देशों पर नियंत्रण था। इसके अलावा 1989 से लेकर 1989 से लेकर 1990 के बीच में के दौर में जो हुआ, पोलैंड और अनेक दूसरे देश, पोलैंड के साथ साथ और जो दूसरे देश थे, वह क्या हो गया? सोवियत संघ के नियंत्रण से बाहर हो गए। 1989 से लेकर 90 तक में अन्य सारे जो पोलैंड के अलावा और अधिकांश जो देश थे, वह सोवियत संघ के नियंत्रण से अब बाहर हो चुका था। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई। उस समय पहले वहां पर लोकतांत्रिक शासन नहीं था, तो इसके बाद उन्होंने क्या हुआ? डेमोक्रेसी अपनाया। डेमोक्रेसी अपनाया। ठीक है, जब डेमोक्रेसी अपना, किसने? पोलैंड और अधिकांश देश उसके साथ जो थे, उसमें क्या हुआ कि 1991 में यह 1990 में तो बिखरा, लेकिन 1991 में यह पूर्ण रूप से बिखर गया, पूर्ण रूप से बिखर गया। ठीक है, कौन? सोवियत संघ पूर्ण रूप से यह बिखर चुका था। अब सोवियत संघ में कुल 15 गणराज्य थे। सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे? 15। सोवियत संघ में कुल 15 गणराज्य थे। ठीक है, सोवियत संघ में कुल कितने राज्य प्रांत थे? 15। ठीक है, 15 गणराज्य थे। ये सभी स्वतंत्र देशों के रूप में सामने आए। जब वहां से बिखरा, तब ये 15 राज्य जो है वह स्वतंत्र होकर बाहर निकला, स्वतंत्र होकर बाहर निकला। उसमें भी क्या हुआ कि अधिकांश ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही अपनाई थी। इन 15 में से अधिकांश जो था वह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपना चुका था। इसके अलावा पूर्वी यूरोप में सोवियत नियंत्रण की समाप्ति हो गई, वहां पर हुई, और पूर्वी यूरोप में भी सोवियत नियंत्रण की समाप्ति हो गई। और सोवियत संघ के टूटने का, जो सोवियत संघ पूरी तरह से बिखर चुका था, उसके बिखरने का जो राजनीतिक नक्शा था, जो राजनीतिक था वहां पर, उस पर काफी बड़ा प्रभाव पड़ा। ठीक है, काफी प्रभाव पड़ा वहां पर। और इस अवधि में उसी समय भारत के पड़ोस में भी काफी बड़े बदलाव आए। भारत के आस पड़ोस में भी काफी बदलाव आया। हम देखते हैं कि 1990 के दशक में जो हुआ था, पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैनिक शासन के जगह लोकतंत्र का आगमन हुआ। कब?
1990 में भारत के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी सैनिक शासन खत्म हुआ और वहां पर भी क्या आया, डेमोक्रेसी शासन आया, मतलब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, लोकतांत्रिक प्रणाली उसने भी अपना लिया। अब बात है नेपाल की। नेपाल का जो राजा था, नेपाल में जो राजा था, उसने अपने अधिकार, उसका जो अपना अधिकार था वह कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों को सौंप दिया, चुने हुए प्रतिनिधियों को सौंप दिया और खुद संवैधानिक प्रमुख बने रहे। वहां का राजा थे, अपना जो कुछ अधिकार था वह वहां के कुछ प्रमुख प्रतिनिधियों को सौंपकर वह संवैधानिक प्रमुख बना रहा वहां का, ठीक है। उसमें भी यह बदलाव अस्थायी नहीं रहा। उसने, नेपाल ने जो बदलाव किया था यह बदलाव भी अस्थायी नहीं रहा, ठीक है, वह भी अस्थायी नहीं रहा। 1999 में जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान में फिर अपना सैनिक कायम कर लिया, सैनिक शासन कायम कर लिया। कब? 1999 में। कौन? जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान अब उस समय क्या हो गया था, लोकतंत्र व्यवस्था को अपनाया था, फिर वहां पर यह 1999 में जनरल मुशर्रफ ने दोबारा से सैनिक शासन अपनाया, सैनिक शासन ले आया वहां पर, ठीक है, पुनः वह सैनिक शासन वहां पर ले आया। उसके बाद 2005 में, 1999 के बाद 2005 में नेपाल के राजा ने चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया। नेपाल में जो राजा चुना गया था लोगों के द्वारा 2005 में, 2005 में नेपाल के राजा द्वारा, नेपाल के राजा द्वारा चुना गया सरकार बर्खास्त कर दिया गया, ठीक है, चुना सरकार क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया, ठीक है। कब? 2005 में। 2005 में नेपाल के राजा ने, जनता ने जो सरकार चुनी थी उसको क्या कर दिया, वो बर्खास्त कर दिया। और पिछले दशक में लोगों को दी गई राजनीतिक आजादी को समाप्त कर दिया। जो लोगों को राजनीतिक आजादी मिली थी, जो आजादी पाया था उन्होंने, उस आजादी को पुनः क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, उस आजादी को पुनः वह समाप्त कर दिया। उसके बाद 2006 में फिर लोकतांत्रिक शक्तियों पर विजय प्राप्ति हुई, फिर वहां पर 2006 में लोकतांत्रिक शक्ति पुनः आया, ठीक है, 2006 में पुनः लोकतांत्रिक शक्ति आई नेपाल में, ठीक है। उसके बाद वहां का जो राजा था, कहा, नेपाल का जो राजा था उसको संसद की बैठक बुलानी पड़ी, नेपाल के राजा को संसद की बैठक बुलानी पड़ी, यही 2006 में, ठीक है, संसद की बैठक बुलानी पड़ी और संसद ने राजा की शक्तियों को घटाकर उसे सिर्फ नाम मात्र एक शासक बना दिया। उसके पास जितनी भी शक्तियां थी वह सभी शक्तियां उससे छीनकर एक नाम मात्र का एक शासक बना दिया गया, ठीक है। अब इसी समय में नए देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम होने की चाह बढ़ने लगी। ये सभी देशों को लोकतंत्र स्थापित करते हुए देख अन्य देशों को भी लोकतंत्र स्थापित करने की चाह बढ़ने लगी। वह भी चाहने लगे कि अब हम लोग भी लोकतंत्र को स्थापित करें। और यह दौर अभी तक जारी ही रहा। लोकतंत्र आता था, फिर पहले आज़ादी मिलती थी, फिर वहां के राजा कोई ना कोई रूल अपनाकर वहां के लोकतंत्र को खत्म, वहां की सरकार को हटा देते थे। यह दौर चलता रहा। सन 2005 तक करीब 140 देशों में बहुदलीय प्रणाली के तहत चुनाव कराए गए। 2005 में करीब 140 देशों में बहुदलीय मतलब बहुत सारे दल को मिलाकर, बहुत सारे पार्टियों को मिलाकर क्या कराया गया, चुनाव कराए जाते थे, ठीक है, चुनाव कराया जाता था। यह संख्या पहले इतनी अधिक नहीं थी, कभी भी इतनी अधिक नहीं थी, ठीक है। पहले अलोकतांत्रिक रहे 80 से ज्यादा
80 से ज्यादा देश 1980 के बाद से लोकतंत्र व्यवस्था के तरफ बढ़े हैं। पहले 80, अभी 140 कर दिया गया, उस समय 140 बहुत सारे देशों को लेकर, लेकिन उससे पहले जो था 80, इस 1980 में के बाद से क्या हुआ कि लोकतंत्र और अधिक बढ़ने लगा, लोग लोकतंत्र की तरफ अधिक से अधिक बढ़ने लगे। ठीक है, लेकिन आज भी इन सभी देशों में लोग ना तो अपने विचारों को मुक्त भाव से व्यक्त कर पाते, लोग आज भी अपने मुक्त भावों को व्यक्त नहीं कर पाते, और ना ही वे अपना नेता चुन सकते हैं। ठीक है, ये 1980 के बाद की बात है। ना ही वह अपना विचार व्यक्त कर सकते थे, ना ही वह अपना नेता चुन सकते थे, उनके पास ये अधिकार ही नहीं था। ठीक है, अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में बड़े फैसले भी नहीं ले सकते थे। वह फैसला भी कौन लेता था? वहां का राजा, वहां का शासक। भविष्य और वर्तमान में जो वो अपने व्यक्तिगत जो फैसला होता है वह जो लेना चाहते थे वह नहीं ले पाते थे, वह भी वहां का राजा शासक यही सब लेता था। अब ऐसा ही एक देश म्यांमार है, म्यांमार है। ठीक है, ऐसा ही एक देश म्यांमार है। म्यांमार में क्या हुआ, जिसे पहले वर्मा कहा जाता था, म्यांमार को पहले किस नाम से बुलाया जाता था? वर्मा के नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, यह 1948 में ही औपनिवेशिक शासन से मुक्त हो गया था। यह म्यांमार कब औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुआ? 1948 में। ठीक है, यह औपनिवेशिक शासन से मुक्त हो गया। ठीक है, इसने लोकतंत्र को अपनाया, म्यांमार ने औपनिवेशिक शासन से मुक्त होकर लोकतंत्र को अपनाया, लेकिन फिर 1962 आते आते क्या हो गया? सैनिक तख्ता पलट हुई और पुनः लोकतंत्र समाप्त हो गया। 1962 में सैनिक तख्ता पलट हुआ, जिसके कारण वहां का लोकतंत्र क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, और फिर 1990 में 1990 में लगभग 30 वर्ष बाद, ठीक है, लगभग 30 वर्ष बाद पहली बार वहां पर चुनाव कराया गया। कहां? म्यांमार में पहली बार चुनाव कराया गया। आंग सान सूची की अगुवाई थी वहां। किसकी? आंग सान सूची की अगुवाई। यह जो था नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, किसके नेतृत्व में? आंग सान सूची। आंग सान सूची। पुनः लोकतंत्र लाया गया, चुनाव करवाया गया, लेकिन म्यांमार का जो फौजी शासक था वह सत्ता छोड़ने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। क्या कर दिया? इनकार कर दिया। फौजी शासन जो था वह सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया और चुनाव परिणामों को मान्यता नहीं दिया। जो चुनाव कराए गए थे उस चुनाव को उस फौजी शासकों ने मान्यता नहीं दिया, लेकिन उन्होंने आंग सान सूची समेत जितने भी चुने हुए लोकतंत्र समर्थक नेता थे उनको क्या कर दिया? गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। सूची सहित, आंग सान सूची के सहित और भी जो लोकतांत्रिक समर्थक नेता थे उनको गिरफ्तार करके अरेस्ट कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया, या उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया। ठीक है, उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। जैसे अभी होम क्वारंटाइन ही कर देता है कोरोना के समय में, जिसे कोरोना हो जाता है उसे होम क्वारंटाइन ही कर देता है, पूरा सील उसे घर में ही। उसी प्रकार या तो उसे जेल में डाल दिया गया या सभी को घर में ही नजरबंद कर दिया गया। वहां पर जो बहुत छोटी छोटी राजनीतिक गतिविधियां के लिए भी लोगों को पकड़कर जेल में डालने की सजा दी जाती थी। छोटी छोटी अगर राजनीति भी होती थी तो भी वहां पर क्या करते थे? उन्हें पकड़कर सजा दे देते थे।
यहाँ पर जो सरकार के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलने या बयान जारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को 20 वर्ष की सजा मिलती थी। सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलता था, वहां के शासक के खिलाफ कोई अगर बोलता था कोई व्यक्ति, तो उसे कितने साल की? 20 साल की सजा मिलती थी, जेल में डालने की। म्यांमार का फौजी सरकार ज्यादातियों से तंग आकर वहां के 6 से 10 लाख लोगों ने अपना घरबार छोड़ दिया। वहां के फौजी शासन से तंग आ गए थे वो लोग, और 6 से 10 लाख तक के लोगों ने क्या किया? अपना घरबार सब छोड़ दिया और दूसरी जगह पर, दूसरे किसी अन्य जगह पर शरणार्थी बनकर रहने लगे। ठीक है, शरणार्थी बनकर रहने लगे। अब जिसे नजरबंद की सजा मिली, वह सजा झेलने, आंग सान सू की नजरबंद की सजा झेलने के बावजूद भी उन्होंने लोकतंत्र के लिए अपना अभियान जारी रखा कि लोकतंत्र पुनः वापस लाएंगे। इसके लिए जो संघर्ष करना पड़ा, वो पुनः उस संघर्ष में जुटे रहे। उनके अनुसार बर्मा में लोकतंत्र की मुहिम वर्मा के लोगों का विश्व समुदाय के स्वतंत्र और बराबरी के सदस्य रूप में पूर्ण रूप और सार्थक जीवन जीने का संघर्ष मिला बर्मा में आंग सान सू की से। ठीक है, और उनके संघर्ष को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। आखिरकार उन्हें मान्यता मिल ही गई और पुनः म्यांमार में या बर्मा में हम कह सकते हैं कि पुनः लोकतंत्र का आगमन हो गया। उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला, किन्हें? आंग सान सू की को। फिर भी म्यांमार के लोगों को अपने देश में लोकतांत्रिक सरकार कायम करने का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। ठीक है, मिल गया। लेकिन वह लोग सोचने लगे कि अगर हम लोग संघर्ष करना छोड़ दें तो पुनः कहीं फौजी शासक आकर तख्ता पलट कर दे और पुनः लोकतांत्रिक समाप्त कर दे। इसके लिए उन सभी लोगों ने क्या किया कि वह संघर्ष जारी रखा। तो इस प्रकार इन सभी जगहों पर क्या हो गई? उपनिवेशवाद की समाप्ति हो गई, एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म। ठीक है, उपनिवेशवाद का अंत हो गया। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और इसी चैप्टर का हम नेक्स्ट टॉपिक अपने अगले वीडियो में फिर लेकर आएंगे। और इसे समझने से पहले, अगर ये समझ में नहीं आता है तो इससे पहले हमारे पहले जो वीडियो है, ठीक है, इसी चैप्टर का, उसे आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तब जाकर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप जब वह वीडियो देखेंगे, उसमें चिले और पोलैंड की जो कहानी दी गई है, बताया गया है, उसके बाद इसे समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, वैसे उस दोनों वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, और हम अपने दूसरे वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे। धन्यवाद।